Hi guys, welcome to my YouTube channel. So let's start the first topic of physiology, that is homeostatic regulation. तो ये जो टॉपिक है ये हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में या तो 5 मार्क्स में आएगा या फिर 2 मार्क्स में आएगा। ये मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस, फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं मिलियो इंटीरियर क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये या तो तुम्हें वाइवा में पूछा जा सकता है या फिर 1 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। सो व्हाट इज मिलियो इंटीरियर? मिलियो इंटीरियर क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड लिव टुगेदर। ठीक है, मतलब कि वो साथ में रहते हैं और वो शेयर करते हैं अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? मिलियो इंटीरियर। अब वो इंटरनल एनवायरनमेंट बनता किससे है? वो बनता है बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आगे तो आप क्या लिखेंगे? द स्टेबल एंड रिलेटिवली कांस्टेंट कंडीशन मेंटेन्ड विद इन द बॉडी, पर्टिकुलरली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस एक डायनेमिक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। यानी कि ये जो डेफिनेशन है ना, ये मतलब मैंने आपके लिए सबसे आसान सी डेफिनेशन ढूंढी है जिसको आप याद रख सको, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इतनी सारी डिफिकल्ट डेफिनेशंस होती है जिसको हम लर्न नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत आसान से नोट्स बनाए हैं। नॉर्मली जो फिजियोलॉजी होती है वो हमें फ्लो चार्ट के रूप में पढ़नी चाहिए, तो मैंने ये नोट्स फ्लो चार्ट्स के रूप में ही बनाए हैं और एकदम इजी फॉर्म में बनाए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। तो अब हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि मिलियो इंटीरियर क्या है? एक स्टेट है, और होम्योस्टेसिस क्या है? प्रोसेस है जो स्टेट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दी है, ये कि होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस एंड मिलियो इंटीरियर इज द स्टेट बीइंग मेंटेन्ड। समझ में तो आ ही गया होगा तुम्हें। अब होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करने वाला जो पूरा सिस्टम है उसको ही हम कहते हैं होम्योस्टेटिक रेगुलेशन। एंड होम्योस्टेटिक रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक सिस्टम विच। अब जो फीडबैक सिस्टम है उसको कौन कंट्रोल करता है? नर्वस और एंडोक्राइन कंट्रोल होता है उसका। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, नर्वस और एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम क्या होता है? क्विक एक्शन देता है बट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, और एंडोक्राइन क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देता है, और ये थोड़ा धीरे काम करता है क्योंकि ये हॉर्मोन्स के थ्रू एक्ट करता है। लेकिन बोथ नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो साथ भी काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, और ये मेनली कंट्रोल कौन करता है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब जो ये सारा जो हो रहा है हमारा होम्योस्टेटिक रेगुलेशन, ये करेगा कौन? फीडबैक सिस्टम। तो आइए अब हम फीडबैक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है? फीडबैक सिस्टम को सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो जो रिसेप्टर होता है, हमने शुरू से पढ़ा है रिसेप्टर होता क्या है, यानी कि जो स्टिमुलस है वो आया तो उसको सेंसिटाइज कौन करेगा? रिसेप्टर करेगा। ठीक है, अब वो कंट्रोल सेंटर उसका कौन होगा? ब्रेन होगा, ब्रेन ही तो राजा होता है। अब इफेक्टर यानी क्या होता है? इफेक्टर जो सिग्नल को रिसीव करता है कंट्रोल सेंटर से और उसको जो भी आगे प्रोसेस करना है वो प्रोसेस करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बिल्कुल अगर आसान शब्दों में जाने कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये ऐसा मैकेनिज्म है जो डायरेक्टली अपोज करता है वेरिएशन को फ्रॉम नॉर्मल लिमिट्स। यानी कि अगर एक एग्जांपल समझें तो अगर बीपी अपना बढ़ा तो ये स्टिमुलस हुआ, इसको अपोज करेगा। अगर बीपी बढ़ा है तो अपोजिशन में क्या होगा? कम कर देगा। तो जो बीपी बढ़ा था वो कम हो गया तो वो नॉर्मल लिमिट्स पे आ गया, ये इसका रिस्पॉन्स हो गया। यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा? स्टिमुलस डायरेक्टली अपोज द रिस्पॉन्स, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये सिस्टम है ना, किसको रेगुलेट करेगा? ये ऐसी कंडीशन को रेगुलेट करेगा जो सालों से स्टेबल हुई जा रही है, तो तुम उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लाइक दिस सिस्टम रेगुलेट्स द कंडीशन इन द बॉडी दैट रिमेन फेयरली स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स, जो कि लॉन्ग पीरियड से स्टेबल हुई जा रही है। इसको हम अलग से समझेंगे एक और एग्जाम्पल के थ्रू।
बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा 37 डिग्री सेल्सियस से तो क्या होगा, नर्व सेल्स जो स्किन में और ब्रेन उसको सेंसिटाइज करेंगे, उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ब्रेन में वहां उसको बताएंगे, यानी कि वो कंट्रोल करेगा और वो क्या करेगा, स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा कि जागो भाई जागो, अब तुम्हें सिक्रीशन करना है। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगी, पसीना निकालेंगी और हम कूल हो जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने आज तक क्या करा है, लाइक हम कहीं भी पढ़ते हैं तो सब कुछ जो बताते हैं ना वो बॉडी के लिए अच्छा अच्छा बताते हैं, लेकिन व्हेन वी रीड द बुक्स तो बुक्स हमें बताती है कि ये अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। क्यों, हम इसकी डेफिनेशन से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इनिशियल डिस्टर्बेंस इन अ सिस्टम क्रिएट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इंक्रीजेस द डिस्टर्बेंस इवन मोर। यानी कि जो इनिशियल डिस्टर्बेंस होता है हमारी बॉडी में वो ऐसे इवेंट्स को जनरेट कर देता है जो उस डिस्टर्बेंस को और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये स्टेबिलिटी को फेवर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो बीपी है वो फॉल हुआ तो क्या हो गया, बीपी फॉल हो गया तो जो हार्ट में ब्लड सप्लाई होती थी वो कम हो गई, तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इसमें डिक्रीज हो गया और उसके बाद फर्दर फॉल इन बीपी हो गया, जो कि मतलब कि यहाँ पे सीवियर हाइपोटेंशन हो गया, यानी कि एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, मे लीड टू डेथ। यानी कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो बहुत खराब हो गया, लेकिन नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है, इट इज यूजफुल ऑल्सो। और यूजफुल कैसे होता है इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। तो हम एग्जाम में ये तीनों एग्जाम्पल लिख के आना है, ठीक है। तो हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं क्लॉटिंग का, यानी कि ब्लड वेसल्स में इंजरी हुई तो क्लॉटिंग प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। क्लॉटिंग प्रोसीड करती है तो क्या होता है, केमिकल्स जनरेट होते हैं, जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अब केमिकल्स रिलीज हुए तो उससे क्या हो गया, क्लॉटिंग प्रोसेस और इनहेंस हो गई। तो जैसे कि क्लॉटिंग और होती जा रही तो उसने क्या कर दिया, जो ब्रेक हो गया था अपना ब्लड वेसल्स उस पर एक सील लगा दी, यानी ब्रेक इज सील्ड बाय न्यूली फॉर्म्ड क्लॉथ। तो ये क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे लिए अच्छा हो गया। तो हाँ, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। एक और जगह ये बहुत अच्छा होता है जो हम सभी जानते हैं, पार्चुरेशन में। यहाँ पे क्या होता है ना कि बेबी जब डिलीवर होने की स्टेज में आ जाता है तो वो सर्विक्स की तरफ अपना हेड पुश करता है। सर्विक्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन को बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाओ भाई, अब हमें निकलना है। तो जो ब्रेन होता है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, जिससे कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एम्पलीफाइज हो जाते हैं। फिर वो वापस बेबी का हेड जो होता है और उधर जाता है और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्रेन को सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन होगा और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे। इस तरीके से लीड टू पुश बेबी आउटसाइड। तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए अच्छा कैसे होता है। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, तो सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फिर उसके बाद आप उसके दो पार्ट्स बता देंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर 5 नंबर में आया तो मैंने जितना बताया आप उतना सब लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।